मेरी बहन की आंखें चमक रही थी। मैं अपने कमरे में अपनी पत्नी के पास जा रहा था। दूध का गिलास लिए वो हाथ फैलाए खड़ी थी। भाई मुझे पैसे दो, वरना कमरे में नहीं जाने दूंगी, बहन ने बड़े लाड़ से कहा था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, 2000 का नोट निकाला और अपनी बहन के हाथ पर थमा दिया। मेरी बहन वो पैसे लेकर बहुत खुश हो गई। बोली कि चलो भैया अब जाओ और अपनी जिंदगी शुरू करो। लेकिन न जाने क्यों मुझे लगा जैसे कि किसी की हल्की सी हंसी की आवाज मेरे कानों में पड़ी थी। ये कोई मर्दाना आवाज थी जो मेरी पत्नी के कमरे से आई थी। मैं हैरान हुआ कि कहीं मेरी पत्नी की हंसी मर्दाना तो नहीं है। मुझे बहुत ही खूबसूरत और नाजुक किस्म की लड़कियां पसंद थी। सोचने लगा कि अगर मेरी पत्नी मर्दों की तरह हंसती होगी तो मैं उसके साथ कैसे गुजारा करूंगा। मुझे तो उससे मोहब्बत ही नहीं होगी। ये बात मुझे अजीब लग रही थी, लेकिन मैं इस बात को दिमाग से निकालकर अपनी पत्नी के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा खोला। वो तो बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह में जुबान ही नहीं है। मुझे लगा कि वो बिल्कुल भी हंसना और खेलना इस तरह के शौक मेरी पत्नी के नहीं है। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया और आगे बढ़ा। मेरी पत्नी बड़ी ही सज संवर कर सिमट कर बैठी हुई थी। मेरे हाथ में दूध का गिलास था जो मैंने टेबल पर रखा और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए उसके सामने बैठा। तभी वो कहने लगी, मुझे बहुत थकन हो रही है, अगर आप बुरा ना माने तो जो दूध का गिलास लाए हैं वो मुझे दे दे। मुझे किसी ने खाने का भी नहीं पूछा। मैं अपनी पत्नी की इस बात पर मुस्कुरा पड़ा। मैंने दूध का वो गिलास उसके सामने रख दिया। उसने 2 ही घूंट में वो दूध का सारा गिलास पी लिया। वाकई में उसे बहुत भूख लग रही थी। मैंने उससे और कोई बात नहीं पूछी, मगर वो भी खामोश हो गई। मुझे लगा कि वो खुद कोई बात करेगी, यहाँ तक कि उसके चेहरे से मुझे खांसी की आवाज आने लगी। वो बहुत ज्यादा तकलीफ हुई लग रही थी। फिर उसने घूंघट पलटा और मुझे एक ऐसी उजड़ी हुई नजरों से देखा जैसे मुझसे कोई गिला कर रही हो। उसकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई और वो नीचे गिर पड़ी। शुक्र है कि मैंने उसे थाम लिया, वरना वो बेड से वाकई में नीचे जाकर गिर पड़ती। मेरी पत्नी की हालत खराब हो चुकी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। मैं उसे यूं देखकर परेशान हो गया। मुझे लगा कि शायद उसे दूध रास नहीं आया। रफ्ता रफ्ता उसकी हालत बिगड़ने लगी। हाथ पांव अकड़ने लगे और आंखें भी सफेद पड़ने लगी। ऐसे में मेरा परेशान होना तो बनता था, क्योंकि मेरी शादी की पहली रात थी और मेरी पत्नी मेरे सामने बेहोश हो रही थी। मैं एक चीख मार कर उठा, कमरे का दरवाजा खोला। मुझे लगा कि मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो कोई हट गया, मगर मैं उस वक्त ये बात नोट नहीं कर सका। सीधा माँ के कमरे में पहुंचा और जल्दी जल्दी उनको सारे हालात बताए। माँ ने अपना माथा पीट लिया। अरे ये दूध तुम्हें किसने दिया था? किसी दुश्मन ने दिया होगा जरूर। नहीं माँ, निशा ने दिया था। मैंने निशा का नाम लिया। माँ भी हैरान हो गई। दौड़ी दौड़ी मेरे कमरे में आई। कमरे में आकर उन्होंने देखा मेरी पत्नी औंधे मुंह पड़ी हुई थी। वाकई में उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। माँ ने उसको ऊपर उठाया, लेकिन वो बेजान हो चुकी थी। मैं तो डर ही गया। हमने जल्दी जल्दी एम्बुलेंस मंगवाई। मैंने अपनी पत्नी को एम्बुलेंस में लेटाया। हम लोग करीबी अस्पताल की तरफ चल पड़े थे। हमने अपनी पत्नी के घर वालों को इस बात की जरा भी खबर नहीं दी थी, लेकिन जैसे ही हम लोग अस्पताल पहुंचे, मैंने देखा अस्पताल में मेरी पत्नी के घर वाले पहले से ही मौजूद थे। वो मुझे अजीब सी आंखों से घूर घूर कर देख रहे थे। फिर मेरी पत्नी को अंदर इमरजेंसी में ले जाया गया। इमरजेंसी में ले जाकर मेरी पत्नी का इलाज किया जाने लगा। थोड़ी देर के बाद अस्पताल में पुलिस भी आ गई। मुझे लगा कि ये काम मेरी पत्नी के मायके वालों ने किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरी पत्नी के मायके वालों के चेहरों पर भी इतनी हैरत थी जितनी कि हमारे चेहरों पर थी। ये पुलिस को किसने बुलाया? मैंने पूछा। तभी वो लोग कहने लगे कि शायद अस्पताल के डॉक्टरों ने ऐसा किया होगा, लेकिन डॉक्टरों ने तो ऐसी कोई बात, कोई व्यवहार नहीं दिखाया था। मैं दिल में सोचने लगा, आखिर ये पुलिस किसने बुलाई है? मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि ऐसे मामलों में पुलिस आ जाए तो मामलात कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए तो मैं परेशान हो गया था। तभी एक पुलिस वाला मेरी पत्नी के कमरे की तरफ चल पड़ा, यानी कि जहां पर उसे एडमिट किया गया था। शायद वो लोग इमरजेंसी में जा रहे थे। डॉक्टर ने पुलिस को मना नहीं किया, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। मेरी पत्नी बेहोश थी। उसके बावजूद भी हैरत तो मुझे उस वक्त हुई जब पुलिस मेरे पास आई और कहने लगी, हमें पता चला है कि अपनी पत्नी को जहर देने वाले आप खुद ही हैं। जहर? या आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी पत्नी को किसी ने जहर नहीं दिया। आप ये मत बताएं हमें डॉक्टर्स ने साफ कह दिया है कि आपकी पत्नी को दूध में जहर मिलाकर दिया गया है, और हमें ये भी पता चल गया है कि ये जहर आपने दिया है।
मगर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखो लड़के, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। हम खूब जानते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया है। मैं तो उन लोगों की इस जुबान पर हैरान रह गया था। आखिर ऐसा कौन करता है, वो भी शरीफ लोगों के साथ। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, माँ बाबा ने भी बहुत कोशिश की कि वो लोग मुझे थाने ना लेकर जाए। ये मेरी शादी की रात थी, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर ऐसा ना हो सका। पुलिस मुझे पकड़कर थाने ले गई। मैं परेशान भी था और ये सोच रहा था कि पुलिस को ये उल्टी सीधी बातें बताई किसने है। यकीनन मेरी पत्नी तो बेहोश थी, उसे तो कुछ पता नहीं था कि हो क्या रहा है। अगर वो होश में आई होती, कम से कम मुझसे या मेरे माँ बाप से नहीं, लेकिन अपने माँ बाप से तो जरूर मिलती। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो होश में आई हो और किसी से मिले बगैर उसने कोई बयान दे दिया हो। मेरी पत्नी के बारे में मुझे इतना यकीन तो जरूर था कि वो इस तरह की नहीं है। मेरी माँ ने कहा था कि मैं तुम्हारी शादी एक शरीफ लड़की से करने जा रही हूँ। मेरी माँ बहुत होशियार और दिलेर औरत थी, धोखा नहीं खा सकती थी। खैर, अब ये लोग मुझे थाने लेकर आ गए। मैंने भी ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं की, करता भी तो क्यों कर। मुझे यकीन था कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे जल्दी ही छोड़ दिया जाएगा। और फिर थाने में ले जाकर मुझसे काफी सख्त तहकीकात की गई। मैंने कहा मैं अपनी पत्नी से मोहब्बत करता हूँ। मैंने इस शादी पर 15 से 20 लाख रुपए खर्च किए हैं। मैं अपनी पत्नी को धोखा क्यों दूंगा? मैं क्यों उसके दूध में जहर मिलाऊंगा? यकीनन ये कोई हादसा है या फिर किसी की साजिश है। मैंने जब उन लोगों को संतुष्ट किया तो वो भी सोच में पड़ गए थे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था। अब बड़े ऑफिसर तक भी बात जा पहुंची थी। उसने भी कहा कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में होता है, जब शादी जबरदस्ती की जा रही हो। लेकिन यहाँ तो जबरदस्ती वाला कोई मामला ही नहीं है। लड़की के माँ बाप भी राजी हैं और फिर बयान भी तो लड़की ने खुद नहीं दिया। मुझे बार बार ये बात तो समझ में आ रही थी, लेकिन दिमाग में खटक रही थी कि आखिर अगर ये बयान मेरी पत्नी ने नहीं दिया तो फिर किसने दिया है। मैं इस खोज में लग पड़ा था। तभी मेरी माँ और मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए थाने आ गए। उन्हें मेरी फिक्र थी। मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि बेटा, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे बारे में कोई बयान नहीं दिया, ये किसी हमारे दुश्मन ने किया है। मैंने माँ से पूछा कि अस्पताल में तो हमारे खानदान के अलावा और कोई नहीं था, ये बात और किसे मालूम थी? और फिर अचानक पुलिस कैसे आ गई? माँ ने खुद भी यही कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे भाई ने बड़े पते की बात मुझे बताई। कहने लगा कि जरूर ये काम तुम्हारी पत्नी ही का होगा। हो सकता है कि उसने सारा नाटक खुद किया हो, क्योंकि अचानक से पुलिस का आ जाना, जबकि अस्पताल के डॉक्टरों ने भी पुलिस को खबर नहीं दी, एक अजीब बात है। और फिर हमने तो उनके माँ बाप को भी नहीं बुलाया था। भाभी के माँ बाबा खुद ही आ गए थे। शायद भाभी कहीं और शादी करना चाहती होगी। अपने भाई की बात सुनकर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि कोई भी मर्द अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर बाहर के किसी सदस्य ने की होती तो यकीनन मैं उसका मुंह तोड़ देता, लेकिन ये बात मेरा अपना भाई कर रहा था और मेरे भले के लिए कह रहा था, तो मैं खामोश हो गया। उस वक्त हम लोग थाने से घर वापस आ गए थे। मेरी पत्नी अभी तक अस्पताल में थी, उसको ड्रिप लगी थी, कमजोरी भी काफी ज्यादा हो गई थी। मेरी पत्नी के माँ बाप यानी मेरी सास ससुर उसके साथ अस्पताल में ही थे। मुझे लग रहा था मेरी पत्नी भी मुझ पर ही इल्जाम लगाएगी, लेकिन अगर उसके दिल में चोर हुआ तो भी पता चल जाएगा। मैं फूल और फल फ्रूट लेकर अस्पताल पहुंच गया था। मुझे तो थाने से थोड़ी देर में ही रिहाई मिल गई थी, लेकिन मेरी पत्नी अभी तक अस्पताल में एडमिट थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, मगर उसने कहा कि वो मुझसे अभी बात नहीं करना चाहती। मैं अपनी पत्नी के व्यवहार पर संतुष्ट था, क्योंकि उसने कभी भी मुझसे ये नहीं कहा कि ये शादी जबरदस्ती हो रही है या मेरे पास मत आओ, जैसा कि अक्सर लड़कियां ऐसा करती हैं। शादी की रात पति को करीब नहीं आने देती, पर यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी पत्नी रजामंद थी, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी, तो मैंने अपने शक को वहीं पर खत्म कर दिया। अगले ही दिन मेरी पत्नी को भी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसे 2-3 दिन की दवा भी दे दी गई। मेरी पत्नी अब घर आई तो उसकी सेहत अब काफी अच्छी थी। बोली कि मुझे माफ कर दो, शादी की रात मुझे ये मसला हो गया, वरना मैं आपकी सेवा में कोई कमी ना छोड़ती। मुझे आपसे मोहब्बत है, ये शादी मैंने अपनी रजामंदी से की है। भगवान के लिए अपने दिमाग में कोई ऐसी वैसी बात मत लाइएगा। हमारे दुश्मन बहुत हैं जो नहीं चाहते कि हम एक साथ खुश रहें। मेरी पत्नी की ये बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई थी। मैंने भी सोच लिया था कि मैं कभी उस पर शक नहीं करूंगा, पर मेरी पत्नी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। आंखें फाड़ फाड़ कर पूरे कमरे को देख रही थी, जैसे उसे इस कमरे में भी शक हो। आप मेरी एक बात मानेंगे? उसने प्यार से अपना हाथ मेरे कांधे पर रखकर पूछा, तो मैं उसकी बात को टाल नहीं सका। क्या बात है? तुम मांगोगी तो मैं तुम्हारे सामने अपना सर भी हाजिर कर दूंगा। हंसकर बोली, सर नहीं चाहिए,
अलग घर चाहिए। अलग घर? मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा शक आने लगे। कहीं ये सारा ड्रामा इसने अलग घर के लिए ही तो नहीं किया? कहीं इसको मेरी दौलत की भनक तो नहीं पड़ गई कि मैं एक अमीर लड़का हूँ और अब इसे फांस कर ये मुझे कहीं उस दूर के घर में लेकर जाना चाहती हो? मेरी खामोशी देखकर वो समझ गई कि मैं अलग घर के हक में नहीं हूँ। तब मेरी पत्नी ने एक अजीब बात कही। कहने लगी, अलग घर से मेरा मतलब मेरा कोई महल या बंगला नहीं है। मैं आपके साथ किसी झोपड़ी में भी खुश रह लूंगी, लेकिन भगवान के लिए मुझे इस घर में मत रखिए। मुझे इस घर से दहशत होती है। अच्छा ठीक है, हम ये बात बाद में करेंगे, मैंने बात टालने के लिए कहा, पर मेरी पत्नी मेरे सर हो गई। बाद में क्यों? ये बात तो अभी करने वाली है। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मुझे अलग घर में रखें। तुम जानती हो कि ये घर मेरे माँ बाप का है। मेरे पास इतना पैसा तो नहीं कि मैं तुम्हें अलग घर में रख सकूं, लेकिन मुझे भी किसी महल में नहीं रहना। आप मुझे भले ही किसी झोपड़ी में या किराए के घर में 2 कमरों के मकान में रख लें, लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। मुझे लगा ये मेरी पत्नी का केवल एक दावा होगा, जैसे किसी छोटे घर में जाएगी तो इसे अलग घर में रहने का पता चल जाएगा। हमारा तो 6 कमरों का खूबसूरत घर था भी डबल स्टोरी, कोई मसला नहीं था। लेकिन मेरी पत्नी इस घर की बजाय किसी 2 कमरों के छोटे से मकान में रहना चाहती थी। मैंने सुबह उठकर ये बात अपनी माँ को बताई। माँ कहने लगी, बेटा ये लड़की अभी से घर में बंटवारा चाहती है, लेकिन मुझे लगता है ये किस घर पर कब्जा करना चाहती है और हमें इस घर से निकालना चाहती है। तुम ऐसा करो कि इसे किसी सस्ते से घर में लेकर जाओ, 2 दिन वहां रहेगी तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मुझे लगता है कि इसको भी लालच आ गई है। माँ की बात भी सही थी। मैंने भी सोच लिया कि अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करने की बजाय इसकी मोहब्बत को आजमाया जाए। वैसे भी मेरे माँ बाबा के साथ तो पूरे घर वाले थे। मेरी एक शादीशुदा बहन भी इसी घर में रहती थी, मेरा भाई भी था, और भी माँ बाबा को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। अगले ही दिन अपनी पत्नी को चक्कर देने की खातिर मैं उसे एक छोटे से मकान में ले गया। ये सब कुछ मैंने माँ के मशवरे पर किया था। लेकिन जब हम लोग घर छोड़ने लगे तो बाबा परेशान नजर आए। बोले कि बेटा अगर बहू को कुछ हो गया तो क्या होगा? तुम दोनों अकेले कैसे रहोगे? और फिर वैसे भी एक नए शादीशुदा जोड़े को खानदान की सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। मेरे भाई ने भी बाबा की हाँ में हाँ मिलाई। हाँ भाई, तुम कैसे अपनी पत्नी के साथ एक अकेले घर में रहोगे? कम से कम तुम्हें अपना नहीं तो हमारी इज्जत का ख्याल करना चाहिए। पहले शादी की रात वो दूध के जहर वाला किस्सा हो गया, और अब ये मसला। क्या तुम हमें सुकून से रहने नहीं दे सकते? छोटे भाई की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। बाबा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ कुछ दिन अलग रहना चाहती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं अपनी पत्नी को लेकर पुराने मोहल्ले में आ गया था। मैंने यहाँ पर छोटा सा 2 कमरों का मकान ले लिया था। खैर यहाँ ज्यादा सामान की जरूरत भी नहीं थी। मुझे पक्का यकीन था कि मेरी पत्नी किसी भी हाल में इस मकान में नहीं रह पाएगी। वो अपना जरूरत का कुछ सामान भी लेकर आई थी। उसने छोटा छोटा सामान सेट कर दिया, खुशी से मेरे पास आकर बैठी और बोली, बस मैं आपको हर बात नहीं बता सकती, लेकिन उस घर में मुझे घुटन होती है। मुझे लगता था कि जैसे मैं मर जाऊंगी, तभी मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। आपके साथ तो मैं 2 कमरों की झोपड़ी में भी रह सकती हूँ। मुझे दिल से खुशी हुई थी कि मेरी पत्नी इस मकान को झोपड़ी कह रही थी, लेकिन अब वो किसी भी हाल में यहाँ नहीं रहेगी। दिल में खुश हुआ, लेकिन फिर उस रात एक ऐसा किस्सा हो गया जिसने हम दोनों को सोचने पर बल्कि रोने पर मजबूर कर दिया। रात के 2 बज रहे थे। घर के दरवाजे पर हल्की हल्की कुंडी बजी। दरवाजे तक गया तो किसी ने मेरा नाम पुकारा। अब जाहिर है मेरा नाम किसी अजनबी को तो मालूम नहीं था। मैंने दरवाजा यही सोचकर खोला कि मेरा कोई रिश्तेदार होगा, पर जैसे ही दरवाजा खोला तो हवा के झोंके की तरह 3 लोग मेरे घर के अंदर दाखिल हो गए। उन तीनों ने अपने चेहरों पर नकाब चढ़ा रखे थे। बंदूक की नोक पर उन लोगों ने हमारे घर से सब कुछ लूट लिया। सोना, जेवर, कीमती कपड़े तक ये लोग ले गए थे। मेरी पत्नी बस रोती रह गई थी। उसकी आंखों में खौफ था, बेपनाह डर, जैसे वो अभी मर जाएगी। उसका व्यवहार ऐसा था जैसे इस सारे मामले को देखकर वो अभी मर जाएगी। कहने लगी, मुझे पहले ही पता था हमें इस घर में कोई सुकून से रहने नहीं देगा। कौन नहीं रहने देगा? क्या तुम्हें किसी पर शक है? मैंने अपनी पत्नी से पूछना चाहा, लेकिन उसने नहीं में सर हिलाकर मुझे खामोश करवा दिया। मुझे शक किसी पर नहीं, बस यूं ही वो कोई ना कोई बात छुपा रही थी। फिर सुबह उठकर उसने एक अजीब बात कही। कहने लगी कि मुकेश, मुझे लगता है कि हमने गलत फैसला किया है इस घर में आकर। हमने तो तकदीर के गुस्से को दावत दे दी है। हम ऐसा करते हैं कि वापस उसी घर में चलते हैं। अगर यही चोरियां, डकैतियां और डराना जारी रखा गया तो हम लोग इस घर में नहीं रह सकेंगे।
मुझे बहुत डर लग रहा है। कम से कम आपके घर में आपके माँ बाप की लाज तो है। कोई जो भी हमारे घर आएगा उसे आपके माँ बाबा भी देख लेंगे। मुझे आपके खानदान से कोई ऐतराज नहीं है। बस मैं चाहती थी कि मैं अपनी एक ख्वाहिश को पूरा कर लूं, लेकिन अब लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं। मेरी पत्नी की परेशानी भी मुझे परेशान कर रही थी, लेकिन जो बातें उसने की थी वो खतरे वाली थी। फिर मुझे भी डर लग रहा था कि पहले ही दिन जहां पर हम आए वहां डकैती हो गई। कल को अगर मेरी पत्नी की इज्जत पर दाग आ जाए तो मैं क्या करूंगा। उसी दिन अपना सामान पैक किया और हम लोग वापस अपने माँ बाबा के घर आ गए। माँ बाबा को जब ये बात पता चली तो वो भी बहुत परेशान हुए। बोले कि बेटा जरूर कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है जिसने तुम्हारे घर तक पीछा किया और आधी रात को तुम्हारा नाम लेकर दरवाजा बजाया। अगर कोई अनजान आदमी होता तो उसे कैसे पता होता कि तुम्हारा नाम क्या है, और ये भी कि तुम अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ यहाँ आए हो। तुम्हारे पास मौजूद कीमती जेवरात की जानकारी भी उन्हें पता थी। ये जरूर कोई अपना ही हो सकता है, लेकिन ये बात नहीं समझ आ रही थी कि है कौन। माँ बाबा की तरह मैं भी परेशान था, लेकिन अब मुझे किसी से भी ज्यादा अपनी पत्नी पर शक हो रहा था, क्योंकि मेरी पत्नी की घबराई हुई नजरें और उसकी बिखरी सांसें मुझे कुछ और ही कह रही थी। वो बार बार इधर उधर जाने की कोशिश कर रही थी। लगता था जैसे वो फिर से मुझसे कुछ छुपा रही है। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा वो मेरे माँ बाबा के कमरे के पास खड़ी बाहर बातें सुन रही है। मैंने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को खुली ढील दूंगा और फिर इस पर नजर रखूंगा कि ये करती क्या है। थोड़ी देर के बाद मैंने उसे बताया कि मैं बाहर जा रहा हूँ, साथ में मैं माँ को भी लेकर जाऊंगा। हमने कुछ जरूरी सामान लेना है। पत्नी के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। लगता था जैसे बस वो यही सुनना चाह रही है। उसने कोई ऐतराज नहीं किया, उल्टा खुश हो गई। कहने लगी ठीक ठाक जाएं और वक्त से वापस आ जाएं। लगता था जैसे वो किसी से बात करने जा रही है। मैंने माँ को ये सारी बात बता दी, खुद चुपके से घर वापस आ गया। बाबा तो अपने कमरे में ही लेटे रहते थे। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे, उन्हें आराम की जरूरत होती थी। मैं अपने कमरे में आया था, मेरी पत्नी वहां नहीं थी। उसे वहां पर ना पाकर मैं समझ गया कि वो अपना काम करने के लिए गई है। मैंने देखा वो मेरे भाई के कमरे की तरफ जा रही थी। चुपके से मैं उसके पीछे गया। वो भाई के कमरे में दाखिल हो गई। मैं उनकी बातें छुपकर सुनने लगा। फिर मेरी पत्नी ने जो बातें कही उन्होंने तो मेरे होश उड़ाकर रख दिए। देखो मोहित, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैंने देखा मेरी पत्नी मेरे भाई के सामने खड़ी थी। मेरा भाई जोर से हंस रहा था। क्यों भाई, अब क्या तुम्हें मैं कोई गुंडा लगने लगा हूँ? यकीन मानो मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जो हुआ बस ऊपर वाले की तरफ से ही हुआ था। मेरा भाई उस पर हंस रहा था, लेकिन मैं सब जानती हूँ ये तुमने ही किया है। भगवान के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करती थी, और फिर तुम्हारी लालची फितरत देखकर मेरा दिल तुमसे खत्म हो गया था। तुमने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम मेरे बाबा की दौलत और जायदाद में दिलचस्पी रखते थे, इसलिए कि मैं अपने बाबा की इकलौती बेटी हूँ। लेकिन तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। मैं कभी भी उसे खोना नहीं चाहती। तुम ये जो हरकतें कर रहे हो इनसे बाज आ जाओ। मैं कभी भी अपने पति से बगावत नहीं करूंगी। अपनी पत्नी की बातें सुनकर मेरे तो कदमों तले से जमीन निकल गई। यानी कि घर का भेदी, यानी मेरा भाई ही मेरा दुश्मन था। मैंने अपनी माँ बाबा को ये बात नहीं बताई। अगर मैं बताता तो यकीनन उनके दिलों पर भी कयामत गुजर जाती, जैसे मेरे दिल पर गुजरी थी, क्योंकि मैं अपने भाई पर अंधा विश्वास करता था। मैंने उसी वक्त जाकर उसके सामने खड़े होकर उसे कह दिया कि अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मैं माँ बाबा को सब कुछ बता दूंगा। उसकी असलियत मेरे सामने खुलकर आ चुकी थी, इसलिए उसने ज्यादा बात को बढ़ाने से बेहतर खुद की इज्जत को बचाना ही सही समझा। वो समझ चुका था कि अब चोरी पकड़ी जा चुकी है, कहीं बात इतनी ना बढ़ जाए कि उसे जेल की सलाखों के पीछे बंधना पड़ जाए। कहने लगा भाई मुझे माफ कर दो। बस मैंने भी दोबारा उससे बात नहीं की। सच है कि बहन भाई भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। बाज वक्त वो आपकी खुशियों का ख्याल किए बगैर बस अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के पीछे पड़ जाते हैं। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।